हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किया था ना, RNS, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले फीचर पोजीशन फार्मूला देखा था। फीचर पोजीशन फार्मूला से हेल्प से हमने क्या किया, फिर RNS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किया। आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो, ठीक है। आज जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हम लोग, मतलब आज जो वीडियो होने वाला है वो टोटली डिफरेंट है। लास्ट वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी आप लास्ट के वीडियो देखो, वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो फिक्स रहता है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कभी, असाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोलेक्यूल आर है कि ऐसे। सो आज के वीडियो में हमने करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने इस यूनिट में पहले भी किया है, बट वो तो नॉर्मल था ना, अटैक किया, निकल गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ क्या देखने वाले हम लोग कि जो अटैक होता है वो क्यों, मतलब किस तरह से होता है, मतलब मैकेनिज्म देखने वाले और उसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। क्या है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताता है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया, किसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। हमको पता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा कम स्टेबल होगा, और जिसकी एनर्जी लेस होगी वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो हमको अभी समझना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, हमारा हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो अब मैंने आपको बताया बेसिक्स वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आप जाके देखो, 4 तरह के रिएक्शन बताए गए आपको: एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आया तो ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर चलो, तो यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है किसी भी मॉलिक्यूल में आकर के। तो अगर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के अटैक के वजह से हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के सब्स्टिट्यूट होने की वजह से हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल होते क्या है बेसिकली? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये या तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर इसके पास लोन पेयर हो सकता है। दोनों ही फेज में, दोनों ही सूरत में क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है, दोनों स्टेट में इलेक्ट्रॉन ये रिच है। अब ये क्या करेगा, इसको आके ऐड होना है कार्बन के पास, और हमने यहाँ से क्लियर है कि ये न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन से ऐड हो रहा है और हमारा जो एक्स बॉन्ड है वो बाहर निकल जा रहा है। बाकी इसके 3 बॉन्ड तो जैसे के तैसे रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इससे कैसे जुड़ सकता है? तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। क्या है 3 पॉसिबिलिटीज? पहली पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट केस में हो सकता है कि ये जो ग्रुप है ये पहले बाहर निकल जाए। बाहर निकल गया तो यहाँ बन जाएगा, ये बाहर निकला तो ये कार्बन कैटायन बन जाएगा, तो इसमें प्लस है। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ बॉन्डिंग कर लेगा, इसके साथ अटैक करेगा और बॉन्डिंग करेगा तो बना लेगा NU। ये पॉसिबिलिटी हुआ। और क्या पॉसिबिलिटी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये डेल्टा नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये बाहर निकलने वाला है। तो अभी जैसे ये अटैक करना स्टार्ट करेगा बैक साइड से, ये क्या करेगा, अभी इधर से अटैक नहीं कर सकता ना, फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो माइनस माइनस में रिपल्सन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ये साथ में अगर अटैक करना है, साइमल्टेनियसली अटैक होना है, तो ये कभी भी फ्रंट साइड से नहीं कर सकता। ये क्या करेगा, बैक साइड से यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, साइमल्टेनियस अटैकिंग एंड लिविंग, मतलब ये अटैक भी कर रहा है और लिव कर रहा है, एक ही साथ दोनों काम हो रहा है, एक निकल रहा है और दूसरा ऐड हो रहा है, ठीक है। ये इधर से निकलता जा रहा है, दूसरा ऐड होता जा रहा है। तो इससे भी प्रोडक्ट हमको क्या मिल सकता है, प्रोडक्ट तो सेम ही मिलेगा ना, NU और X। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है हमारा रिएक्शन होने का। एक और पॉसिबिलिटी, क्या है वो पॉसिबिलिटी, कि पहले आके ये आराम से बॉन्ड बना लेगा। ये आके क्या करेगा, कार्बन के साथ आएगा, 3 बॉन्ड पहले से था, ये आके बॉन्ड बनाया, 1 4 5 बॉन्ड, और तब ये बाहर निकले। तभी क्या करेगा, बाहर निकलेगा, तुमको फिर भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड तो मिल जाएगा ना कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन आपको याद रखना कि थर्ड वाला पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कभी भी वो 5 बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा, बनाएगा ही नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बनाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बची 2 पॉसिबिलिटी। एक तो हो गया कि फर्स्ट आएगा, ठीक है, पहले ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप, जो मॉलिक्यूल को लीव करता है ना, बाहर निकलता है, उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। पहले लिविंग ग्रुप निकलेगा और तब आके अटैक कर लेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये इधर से निकलता रहेगा और इधर से ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो अब 2 केसेस हो गए, तो 2 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए ना।
तो यहाँ हम पढ़ते हैं दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला होता है यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलेकुलर कहने का मतलब है कि इसका ऑर्डर 1 होता है। अब आपको नहीं समझ में आएगा ऑर्डर 1 होता है, कोई बात नहीं, अभी हम समझेंगे जब हम मैकेनिज्म करेंगे तब। तो आप सिर्फ याद रख लो दो टाइप का होता है यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN1, अभी देखो ये 1 ऊपर भी दिखा सकते हैं, मतलब सुपर स्क्रिप्ट में दिखा सकते हैं या फिर सबस्क्रिप्ट में दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं। अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरह दिखाते हैं, अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या हो गया, आपको सिर्फ नाम याद रखना है। बायमोलेकुलर मतलब SN2 और यूनिमोलेकुलर मतलब SN1। अब क्यों आ रहा है ये 2 और क्यों आ रहा है 1, S और N तो क्लियर हो गया ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये 1 2 क्यों आ रहा है अभी हम वो देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे, पहले मैकेनिज्म देखें। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या हो गया एक्सप्लेनेशन, कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। ये दो टाइप का होता है, यूनिमोलेकुलर एंड बायमोलेकुलर। क्यों होता है दो टाइप का, क्योंकि ये जो पॉसिबिलिटी है रिएक्शन होने का वो दो टाइप का है, इसलिए हमारा दो टाइप का रिएक्शन होता है। अगर थर्ड पॉसिबिलिटी पॉसिबल होता तो थर्ड टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, लेकिन वो पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि 5 बॉन्ड कभी बनाएगा कार्बन नहीं। चलो ये हो गया आपका। अब चलते हैं यूनिमोलेकुलर रिएक्शन को समझते हैं अच्छे से। देखो यूनिमोलेकुलर रिएक्शन तब होता है जब फर्स्ट केस अप्लाई होता है। फर्स्ट केस क्या था हमारा, कि लिविंग ग्रुप पहले निकलेगा और तब जाके अटैक करेगा। तो देखते हैं, ये हमारा है कंपाउंड, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं। अगर यूनिमोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिफाइन करना रहेगा, क्या करोगे, द रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन ओनली रिएक्टेंट इज कॉल्ड यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। मतलब ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। या फिर ऐसा बोल सकते हो, द रिएक्शन इन विच रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, RDS उसको बोलते हैं। जो भी रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप मतलब जैसे रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में हो रहा है, A से B बन रहा है, B से C बन रहा है, C से D बन रहा है, ऐसे हो रहा है। हम क्या करते हैं, A से पहले B बना, हमको बनाना है A से D। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसे भी ये भी बन सकता है डायरेक्ट, और नहीं भी बन सकता है। तो क्या बन सकता है, A से B बना, B से C बना, C से D बना। तो ये कितने स्टेप हो गए, 3 स्टेप। सपोज कर लो ये स्लो स्टेप है हमारा, मतलब ये सबसे धीरे स्टेप हुआ, उसके बाद ये थोड़ा उससे फास्ट हो गया, उससे फास्ट हो गया, ऐसा। तो सबसे स्लो वाला स्टेप जो होता है उसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि आप फास्ट वाले स्टेप से रेट को नहीं डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि वो इतना फास्ट हो जाता है कि कब कन्वर्ट हो गया हमको पता ही नहीं चलता। तो हमको क्या करना होता है, स्लो वाला स्टेप पकड़ना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई स्लो स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कितना फास्ट होगा, कैसे होगा, हम उसी स्टेप को पकड़ के कर सकते हैं, उसी स्टेप को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो आपको RDS समझ में आ गया। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप को ही बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो अगर बोलता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर एक ही मोलेक्यूल का यूज हो रहा है, एक ही मोलेक्यूल, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो सिर्फ एक ही मोलेक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिमोलेकुलर रिएक्शन। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखते हैं रिएक्शन। तो ये हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, मैकेनिज्म इसका देखेंगे हम। मैकेनिज्म तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम स्टेप वाइज देखते हैं ना। स्टेप 1 हमारा क्या होता है, स्टेप 1 स्टेप 1 होता है क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज का मतलब क्या था, ब्रेकिंग या टूटना। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। कैसे टूट जाएगा देखते हैं। ये हमारा है X क्या हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फर्स्ट स्टेप में ये टूटेगा, तो ये मॉलिक्यूल टूट गया ऐसा। क्या मिलेगा आपको, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिलेगा, कार्बोकेटाइन मिलेगा। अब बताओ कार्बोकेटाइन को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन को बोलते हैं इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। तो आप याद रखना कि जो SN1 रिएक्शन होता है उसमें वो रिएक्शन जो होता है वो इंटरमीडिएट के थ्रू होता है। अब उसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकेटाइन, मतलब ऐसा कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो। और पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन के पास हो सकता है, जिसके पास 3 ही बॉन्ड होगा। 4 बॉन्ड हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा नहीं। चलो ये हो गया आपका स्टेप 1। अब जो ये स्टेप 1 है ये होता है स्लो स्टेप। क्या होता है, स्लो स्टेप होता है।
और जो स्लो स्टेप होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। यहाँ तक समझ गए आप? चलो अब आप याद कैसे रखोगे? बोलोगे सर 2 रिएक्शन है, हम कैसे याद रखेंगे कि हमारा जो क्लीवेज वाला स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो आप सिंपल समझना, जब भी आप घर से दूर जाते हो, घर से दूर जाते हो तो क्या होता है? जाने का मन करता है क्या? नहीं, धीरे धीरे आराम से जाते हैं ना, ताकि थोड़ा टाइम मिले। तो हम जब भी घर को छोड़ रहे होते हैं तो स्लोली जाते हैं, बट अगर कहीं से घर आना हो तो आप भाग के घर जाते हो, जल्दी जल्दी निकलते हो, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है आपको याद रखने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं, बट आपको याद रखना है। क्या करना होगा कि आपको समझना है स्लो स्टेप कौन सा है, जिसमें ग्रुप बाहर निकल रहा है। बाहर निकल रहा है मतलब वो धीरे धीरे जाएगा, तो वही हो गया आपका स्लो स्टेप, और वही हो गया आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हो गया स्टेप 1। अब देखते हैं स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या है आपका? स्टेप 2 अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। या फिर इस स्टेप को हम ये भी बोलते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन C एंड NU, कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। क्या होगा? आपका कार्बोकेटायन बना हुआ पहले से, उस पर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, तो प्लस न्यूक्लियोफाइल, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट NU, और मिलेगा आपको। अब बोलोगे सर आपने तो 2 प्रोडक्ट लिख दिया। हाँ लिखा मैंने, और यहाँ एक और चीज लिखूंगा अभी। क्या लिखूंगा? मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर? रैसमिक मिक्सचर, जो हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, एनांचोमर एंड रैसमिक मिक्सचर। आपने देखा वीडियो जाके देखो पहले क्या होता है रैसमिक मिक्सचर, क्योंकि इस SN1 में बहुत यूज होने वाला है। आपको समझने के लिए पहले जाके वीडियो पीछे देख के आओ, ठीक है, समझेगा फिर आपको अच्छे से। चलो अब मैंने ये कर दिया। अब ये जो होता है ये स्टेप होता है फास्ट। तो जो स्टेप 2 होता है यहाँ पे, मतलब अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कितना फास्ट रिएक्शन करेगा। नेगेटिव पॉजिटिव बहुत फास्ट, बहुत रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी आके अटैक कर लेगा, तो फास्ट हो गया। ये क्या है? बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, आराम से निकल रहा है, तो ये हमारा स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। अब अभी जो हमारा होता है रेट क्या होता है किसी भी रिएक्शन का, कि कितने स्पीड से वो जा रहा है, कितने स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। तो स्लो स्टेप हमारा ये है ना। यहाँ तक समझा ना आपको? ये कैसे बना वो भी हम देखेंगे, थोड़ा रुक जाओ। चलो तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम रेट की बात करते हैं। ये आपका मैकेनिज्म था। रेट की बात करते हैं, तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट, कितना अमाउंट पे वो डिपेंड कर रहा है। चलो अब बोलोगे सर इसमें रिएक्टेंट तो हमारा कौन सा लेंगे? फास्ट स्टेप भी है, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप में भी एक रिएक्टेंट मिल रहा है हमको, फास्ट स्टेप में भी एक रिएक्टेंट मिल रहा है, हम कौन से स्टेप वाले को लेंगे? तो मैंने अभी बोला कि रेट हमेशा स्लो स्टेप वाले स्लो स्टेप से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, फास्ट स्टेप से कभी भी रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमारे पास बताओ क्या था? स्लो स्टेप में हमारे पास क्या था? ये था x, ये टूटा था हमारा स्लो स्टेप, और इसको RDS भी बोल रहे हैं। कैसे क्लिक हुआ था? ये बन गया था प्लस और x माइनस, ये बना था ना। चलो तो अगर रेट लिखना होगा इस रिएक्शन का, क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू, अभी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं तो इक्वल्स टू देंगे और एक कांस्टेंट कोई लगा देंगे। रेट कांस्टेंट इसको बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बताओ हमारा रिएक्टेंट यहाँ क्या है? अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है इस कॉन्सेंट्रेशन पे जो पावर आता है, और ये पावर कहाँ से आता है? तो पावर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, थियोरेटिकली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, वो प्रैक्टिकल वैल्यू होता है। तो अगर हम ऐसे भी देखें तो यहाँ क्या है? इसके नंबर ऑफ मोल यहाँ पे इसका 1 होता है, मतलब स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका कितना है? 1 है, तो यहाँ पे पावर 1 होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही पे डिपेंड कर रहा है ना। अगर एक और होता है, जैसे यहाँ पे कुछ होता है x, तो एक पावर इसका और एक पावर इसका, दोनों पावर ऐड कर देते तो ऑर्डर 2 हो जाता है। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ
रेट डिटरमाइनिंग स्टेट में क्या जा रहा है रिएक्टेंट में, सिर्फ अल्काइल हैलाइड है और कुछ तो है नहीं, तो ये अल्काइल हैलाइड पे सिर्फ डिपेंड करेगा, मतलब पावर 1 है। तो हम बोल देंगे कि ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर SN1 रिएक्शन का 1 होता है। और जब ऑर्डर 1 होता है इसका मोलिकुलैरिटी भी 1 होता है। मोलिकुलैरिटी मतलब क्या होता है वो देखते हैं कि स्लो स्टेप में या फिर एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप मतलब जैसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो बहुत सारे स्टेप में होते हैं, तो किसी एक स्टेप का जो ऑर्डर होता है उसी को बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। तो इसका ऑर्डर कितना है 1, तो इसका मोलिकुलैरिटी भी कितना होगा 1, ठीक है। आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन या व्हाट इज द मोलिकुलैरिटी ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने जो लिखा था ये देखो SN1, तो ये जो 1 है वो यहाँ से आया है ऑर्डर, ये ऑर्डर बताता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है जिसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, एक ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। आप समझ में आएगा वो SN1 क्यों होता है। चलो तो ये आपने इसका मैकेनिज्म देख लिया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देख लिया, ऑर्डर देख लिया हमने, मोलिकुलैरिटी देख लिया। अब हमको जो देखना है वो है इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या देखना है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किसको कितनी एनर्जी की जरूरत है, किसके पास एनर्जी ज्यादा है। जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा, तो कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब ये हमने क्या किया था फर्स्ट स्टेप में, क्या किया बॉन्ड ब्रेक करवा दिया ऐसा, और आप बोले सर ये बन गया हमारा प्लस और x माइनस बन गया। तो ये तो हमारा इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट मतलब बीच में बना है, इंटरमीडिएट रिएक्शन के ड्यूरिंग बना है, फिर खत्म हो जाएगा। चलो अब लेकिन जब ये बॉन्ड टूट रहा था तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब ये बॉन्ड टूटता है तो पहले क्या होता है, टूटने की टेंडेंसी होती है ना, क्लीव होने की टेंडेंसी, तो ये जाता है ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी बहुत हाई होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट में ये मॉलिक्यूल को जैसे हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, बॉईल करते हैं या कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके थ्रू इसको एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो एक्साइट अभी समझ लो यहाँ था, अभी ये हमारा एनर्जी इधर है, एनर्जी इधर बढ़ रहा है, तो यहाँ था मॉलिक्यूल एनर्जी दिया, तो क्या यहाँ आ गया। अब इसको बनना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट का एनर्जी हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि कम होता है तभी तो उसमें कन्वर्ट होता है, और एनर्जी कम है मतलब ज्यादा स्टेबल है। तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, कोई भी रिएक्टेंट क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा, तो प्रोडक्ट ऑलवेज स्टेबल होता है रिएक्टेंट से, और तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है, नहीं तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा रिएक्टेंट में। तो ये क्या करता है, यहाँ से जंप करके यहाँ जाता है और फिर यहाँ चला जाता है। तो एनर्जी जंप कर अभी आने के बाद क्या करता है, इसका कुछ एनर्जी था और यहाँ भी कुछ एनर्जी था, तो कुछ एनर्जी चेंज हुआ यहाँ पे, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होने के टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज हुआ। चलो अब ये हम जो इस स्टेट है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला स्टेट होता है, देख लो सबसे ऊंचा है ना, ये रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ है, प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ है, लेकिन देख लो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ, तो इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट, आखिर ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है। तो देखो जैसे ये बॉन्ड है, तो अभी जब ये टूट रहा था तो हम इसको ऐसा दिखाते हैं, मतलब यहाँ से निकलने वाला है, तो इसको ही बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ जब ये गया था तो पूरे तरह से निकल तो नहीं गया ना, निकल गया तो देखो यहाँ पहुंच गया, बट पहले यहाँ जाएगा, ठीक है। अब तब जाके यहाँ पहुंचा है, तभी सबसे हाईएस्ट एनर्जी में है, तो क्या करेगा, फटाक से इसको बॉन्ड को क्लिप कर देगा और लोवेस्ट एनर्जी में आ जाएगा, मतलब कम एनर्जी में आ जाएगा। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा प्लस और ये x माइनस। तो इंटरमीडिएट से पहले क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। समझ में आया, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट, एक ऐसा स्टेट जिसमें बॉन्ड क्लीवेज की टेंडेंसी बढ़ती ही बढ़ती जाती है और एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के बॉन्ड टूट जाता है और आपको मिलता है इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखो इंटरमीडिएट तो आपको मिल गया, अब जब बॉन्ड अटैक करने वाला था, ये था प्लस, अब न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ अटैक करने वाला है,
तो न्यूक्लियोफाइल भी अटैक अचानक से तो नहीं कर दिया, यहाँ था हमारा कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफाइल आया, तो न्यूक्लियोफाइल आने के बाद इसकी एनर्जी फिर बढ़ती है, फिर इंक्रीज करती है इसकी एनर्जी क्या होती है, फिर से इंक्रीज कर जाती है, ये चला जाता है एक्साइटेड। जैसे क्या होता है आपको क्या है कि प्रॉब्लम में हो आपको कोई बचाने के लिए आता है, तो अब देखिए खुशी हो जाता है ना, एक्साइटेड समझा कोई तो बचाने के लिए आ रहा है, तो ये सेम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा है, तो ये बेचारा एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है खुशी मारे ऊपर, तो ये थोड़ा एनर्जी इसका बढ़ जाता है ऐसा। तो यहाँ मिलता है आपको सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट T2 जिसको, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है। अब ये ट्रांजिशन स्टेट 2 में क्या होता है, 1 में हमने देख लिया कि बॉन्ड टूटने वाला होता है, 2 में क्या हो रहा है, 2 में बॉन्ड बनने वाला होगा, ये यहाँ इसके बीच में दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, बन रहा है। अभी ये तो देखो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में है, तो पूरी तरह से तो बन नहीं सकता, क्योंकि देखो कभी भी क्या होता है एनर्जी हाई होता है तो वो टूटने की टेंडेंसी होती है, बनने की नहीं, बट यहाँ बनना है तो अभी यहाँ तो कंप्लीट बॉन्ड बन नहीं सकता, तो क्या करता है अपनी एनर्जी मतलब यहाँ से एनर्जी लूज करके आ जाता है लोवेस्ट स्टेट में। रिएक्टेंट से इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ये हमारा रिएक्टेंट, ये हमारा इंटरमीडिएट और ये हमारा प्रोडक्ट, तो देखो एनर्जी कम है, तो यहाँ हो गया प्रोडक्ट। अब यहाँ टोटली बॉन्ड बन चुका है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ ये जो कार्बन है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ऐसा दिखा सकते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या हुआ कि जो कार्बन है, ऐसा भी दिखा सकते हैं, तो कार्बन के और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्लीव हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बॉन्ड क्लीवेज होता है फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में। सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, बनता नहीं है, बेसिकली क्लीवेज कहाँ पे होता है, इंटरमीडिएट पे, और जब फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्रोडक्ट पे, और ये दोनों स्टेट बीच में आते हैं, जहाँ पे टेंडेंसी एक हाईएस्ट लेवल पे चली जाती है, ठीक है। तो यही होता है आपका, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसी को हम बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसी डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि हुआ क्या था, पहले रिएक्टेंट आराम से बैठा हुआ था, वो क्या किया, ट्रांजिशन स्टेट में गया, तो उसकी बॉन्ड यहाँ से देखो बॉन्ड टूटने की एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वो बॉन्ड टूट गया, तो टूटने के बाद क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, ये स्टेबल हो गया, मतलब पहले से थोड़ा स्टेबल हो गया, यहाँ पे आके इंटरमीडिएट बन गया, लेकिन इंटरमीडिएट भी स्टेबल नहीं होता, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से वो थोड़ा स्टेबल होते हैं। अब इंटरमीडिएट भी क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो रिएक्टिव है तो क्या करना चाहेगा, किसके साथ बॉन्डिंग करना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आता है और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल को मतलब न्यूक्लियोफाइल आने की वजह से क्या होता है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, फिर चली जाती है सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में। सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में देखो बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बढ़ रही, अब फिर अचानक से आके यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है कंप्लीटली। सो दिस इज योर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन। अब थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, हमको अच्छे नहीं दिख रहा है, अब इसको हम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करते हैं। आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए, SN1 मतलब TS1 मतलब ट्रांजिशन स्टेट 1 में क्या होता है, TS2 मतलब ट्रांजिशन स्टेट 2 क्या होता है, और मैंने यहाँ भी लिखा था ट्रांजिशन स्टेट 1 जो होता है उसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट 2 से ज्यादा होती है, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलो तो मैं एक नीट एंड क्लीन एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये आपका हो गया, इधर आ जाएगा तो एनर्जी आपका, ठीक है, मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात की जा रही है, इधर रेट की बात कर रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं या फिर रेट बोलते हैं इसको हम। मतलब क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना, इट मीन्स कि इधर रेट प्रोसीड करेगा, रेट प्रोसीड का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो रेट ही बढ़ रहा होगा, ऐसा जा रहा है। अब हम यहाँ चलते हैं, हमारा रिएक्टेंट स्टार्टिंग में यहाँ था R, ठीक है, इसकी एनर्जी इतनी है, थोड़ा और करता रहते हैं। तो रिएक्टेंट स्टार्ट हुआ, पहले कहाँ जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, चला गया, हमने मान लिया कि यहाँ ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच गया, मतलब बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा यहाँ हो चुकी है, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 TS1 हो गया। अब बॉन्ड टूटा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि ये कार्बन थोड़ा साफ लिखते हैं, मैं इसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, X ये क्लीव हो रहा है ऐसा। अब चला गया ये इंटरमीडिएट, यहाँ आ गया, तो ये आपका इंटरमीडिएट क्या है इंटरमीडिएट में, कार्बोकेटायन,
ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोकेटायन। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, मैं यहाँ को इसका इधर ड्रॉ करता हूँ। अब ये बॉन्ड टूट गया तो आपका मिलेगा यहाँ पे कार्बोकेटायन मिलेगा, और प्लस में एक्स को मिलेगा। तो एक्स को हमको कोई लेना नहीं, अभी हमको देखना है सिर्फ मिला क्या, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से। तो यहाँ आपको मिला कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा। देखो यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा क्या था, रिएक्टेंट था हमारा ये 3 बॉन्ड और एक एड, ये हमारा रिएक्टेंट है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में देखो यहाँ पे सॉलिड लाइन दिखाया, मतलब कंप्लीट बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ टूटने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई, यहाँ पे बॉन्ड है ही नहीं, टूट गई है। अब नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में, इससे एनर्जी कम रखना है, इसका एनर्जी देखो यहाँ पे उससे कम रखना है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट इधर ले। चलो अब हमारा आ गया यहाँ पे सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट TS2। क्या होता है TS2 में, ये तो हमारा जो कार्बोकेटायन है, मैं यहाँ इसके बारे में लिखता हूँ, ये हमारा पास है कार्बोकेटायन, ठीक है। और तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल आया और यहाँ पे करने लगता है वो बॉन्डिंग, न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका क्या है, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट का है। फिर फाइनली प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, NU, और ये एक्स तो यहाँ चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, उसका तो कुछ हो नहीं रहा, तो आगे यहाँ पे एक्स माइनस हो रहा है, ठीक है। अब देखो एनर्जी, ये समझ गया आपको, रिएक्टेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, फिर सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट और फिर प्रोडक्ट, ये आपका है प्रोडक्ट। तो एनर्जी देखो सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट का है, फिर सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट का है, फिर इंटरमीडिएट का है, और फिर रिएक्टेंट का है, देन प्रोडक्ट का है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, आप याद रखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे अभी तक, ठीक है। चलो अब इसके कुछ टर्म्स है वो समझते हैं। तो रिएक्टेंट हमारा यहाँ है, और प्रोडक्ट का देख लो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा ना, ये देखो। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस, उसको हम लिखते हैं डेल्टा H से, डेल्टा H। और ये जो डेल्टा H है इसको बोलते हैं एंथैल्पी या एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कभी भी पूछा जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होता है, तो आप बोलोगे सर क्या होता है, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, वही तो होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट का एनर्जी और माइनस एंथैल्पी। तो अगर मैंने यहाँ पे डेल्टा H को लिखना होगा तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं डेल्टा H, एंथैल्पी कर दो। ये हो गया क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो है, अब यहाँ मैं कुछ ये सब रब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा कुछ लिखना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैं कुछ टर्म्स रब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं सीधा शॉर्ट में यहाँ इंटरमीडिएट लिखता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। चलो अब मैं एक टर्म लिखता हूँ, जैसे हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ पे था और हमारा ये था फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, तो ये हम लिखते हैं डेल्टा E1। क्या होता है E1 और E क्या होता है, E होता है एक्टिवेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, हमने क्या किया, इस रिएक्टेंट तो अब स्टेबल बेचारा बैठा हुआ था, हमने इसको एनर्जी दिया, उसको एक्साइट किया, एक्टिवेट किया, ठीक है। पहले शांत था, फिर हमने उसको एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट का मतलब एनर्जी बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, हमने जैसे एनर्जी दिया, एक्टिवेट होकर ऊपर चला गया। तो ये जो एनर्जी है, जितना रिएक्टेंट और इसके बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारा क्या फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी है E1। चलो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये अगर यहाँ बढ़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट में, ये हो गया आपका डेल्टा E2। ये क्या है आपका सेकेंड एनर्जी है, सॉरी नहीं, और यहाँ से नहीं लेना है आपको यहाँ से लेना है इंटरमीडिएट से। अब देखो हम यहाँ से यहाँ नहीं भेज रहे ना, हम यहाँ से हमने भेज दिया पहले E1 दे करके, अब वो इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट के बाद न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से इतनी एनर्जी बढ़ी सिर्फ उसकी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस उसको बोलते हैं हम, कर देता हूँ, इसको बोलते हैं डेल्टा E2, सेकेंड एक्साइटेशन एक्टिवेशन एनर्जी E2, ठीक है। चलो तो आपको डेल्टा H समझ में आ गया क्या होता है। डेल्टा H होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, या प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी, डेल्टा H निकल जाएगा आपका।
डेल्टा E1 क्या होता है? E1 होता है डिफरेंस या एनर्जी डिफरेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, या फिर बोल सकते हैं कि फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। E2 क्या होता है आपका? सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब इस डायग्राम से हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली? फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिला कि रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। देख लो, रिएक्टेंट का एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होता है। सेकेंड इंफॉर्मेशन मिली व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपके सम्स जब फिजिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे टर्म बार बार मिलेंगे आपको सॉल्व करने में, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या करोगे? जितना भी प्रोडक्ट का एनर्जी होगा टोटल माइनस टोटल रिएक्टेंट का एनर्जी, तो आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल गया। और क्या मिला कि यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट मिलता है SN1 रिएक्शन में। एक होता है ऐसा ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे बॉन्ड टूटने वाला होता है, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड बनने वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्साइटेशन एनर्जी भी उसके करस्पॉन्डिंग मिलता है, डेल्टा E1 एंड डेल्टा E2। नेक्स्ट हमको यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मिलता है। जब बॉन्ड टूट जाता है तो एनर्जी थोड़ा लोअर हो जाता है, और फिर जब बॉन्ड बनने वाला होता है तो एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है, और फाइनली जाके प्रोडक्ट में एनर्जी बहुत कम हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन का क्या हाइब्रिडाइजेशन? sp2 है। अब sp2 मॉलिक्यूल होता है प्लेनर, ऐसा प्लेनर। तो जो मॉलिक्यूल आ रहा है वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है ना, इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है, ध्यान से समझना। ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो मतलब 50% इधर से भी अटैक करने का पॉसिबिलिटी है और 50% इधर से भी अटैक करने का पॉसिबिलिटी है। तो हो क्या गया? आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक इधर से अटैक करने पे और एक इधर से अटैक करने का। और आपको पता है कि जब दोनों दो प्रोडक्ट 50-50% मिले उसको क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था, वहां जो पॉइंट लिखा था आप देखोगे पीछे वीडियो में लिखा है रेसमिक मिक्सचर, मतलब दो प्रोडक्ट मैंने साथ में लिखा था। एक का OH राइट साइड में था, दूसरे का OH लेफ्ट साइड में था, तो वो था हमारा रेसमिक मिक्सचर। कैसे बनेगा? बिकॉज यहाँ जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो बनता है प्लेनर, और प्लेनर में मतलब दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। चलो, तो फाइनली हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं इस वीडियो को। क्या था? हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। न्यूक्लियोफिल आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफिल आता है, अटैक करता है, X को बाहर निकाल देता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद देखा कि ये दो टाइप का हो सकता है, लेकिन दो टाइप का किस बेसिस पे? दो टाइप का दो बेसिस, मतलब 2 केसेस के बेसिस पे होता है। पहला कि पहले बॉन्ड टूटेगा और फिर आके बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा कि बॉन्ड टूट रहा होगा उसी टाइम पे बॉन्ड बन भी रहा होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग मतलब साइमल्टेनियसली हो रहा होगा। तो ये आपका हो गया दूसरा टाइप। तो फर्स्ट टाइप जो है उसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन, क्योंकि उससे देखने हमने रेट निकाला तो उसका ऑर्डर 1 आया था, तो उसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। इसी तरह SN2 का निकालेंगे तो ऑर्डर 2 आएगा। चलो, अब जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। फिर आपका इसका मोलिकुलरिटी भी 1 होता है, ये आप याद रखोगे। इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, ये याद रखोगे। 2 ट्रांजिशन स्टेट होते हैं, ये याद रखोगे, ठीक है। हमारा रिएक्टेंट इसमें सिर्फ अल्काइल हैलाइड है, मतलब रेट में कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? अल्काइल हैलाइड। तो मतलब अगर रेट पे फर्क पड़ने वाला है, रिएक्शन फास्ट होगा स्लो होगा, किस पे डिपेंड करेगा? RX, मतलब RX बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। जो न्यूक्लियोफाइल है उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या फैक्टर है जो कि SN1 रिएक्शन को इफेक्ट करता है, SN2 रिएक्शन को इफेक्ट करता है। अभी बहुत इसके बारे में पढ़ना है, हम लोग इसमें डीपली नॉलेज ले लेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम कहीं से भी आए तो छूटने ना पाए, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो में यही करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं लेक्चर्स को, तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है, उनको भी कुछ फायदा हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो या फिर कमेंट करते हो, ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो, क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, मुझे कोई क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, आप ये सब कमेंट करो, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो भी तो मैं इंप्रूव कर पाऊंगा और आपको अच्छा और अच्छा उससे बेटर मिल पाएगा। एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। अभी हमने छोटी सी फैमिली स्टार्ट किए, थोड़ा सा फैमिली थोड़ी बढ़ानी है, ठीक है। तो ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंचाओ। और बाकी नीट का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसको तो आगे बढ़ाएंगे इसको खत्म करने के बाद, ठीक है। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।